देखो बेटा, पहले ओजोन को यदि देखेंगे तो जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है O2 होता है, ठीक है ना। इसे इसके इसी का क्या होता है, इसी का जो त्रिपरमाणु है, त्रिपरमाणु तीन परमाणु यौगिक है हमारे पास, वो ओजोन है। यहाँ पर क्या होगा, तीन परमाणु होगा। तीन परमाणु माने यहाँ से तीन परमाणु जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, एक दो और तीन, तब जाकर के किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और यदि हम इसमें देखेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, ये पृथ्वी की सतह, लगभग जो सतह है हमारे पास है, पृथ्वी की जो सतह है, इससे लगभग 20 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल होता है, और समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। लगभग कितना, 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन की एक लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। जो क्या काम करता है कि वो जो हमारे ऊपर मैंने यहाँ सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, देखो ये इंफॉर्मेशन है कुछ, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने माना कि जो सूर्य से आने वाली क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज। तो इस यूवी रेज को क्या करता है, अवशोषित करता है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, इनको अवशोषित करता है। कौन करता है अवशोषित, ये करता है, अवशोषित करता है कौन, कौन करेगा बेटा अवशोषित, ये करेगा ओजोन। ओजोन, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ओजोन क्या कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है, किसको, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है ना। और जैसे ही अवशोषित करता है, और फिर किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक है ना। और क्या कर देगा, ऑक्सीजन जो है फिर ओजोन में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया भी है, किस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए थ्री, हमारे पास क्या है, तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, और इसने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज ली, पराबैंगनी किरणें ली, और किस में बदल गया, ये बदल गया टू मॉलिक्यूल O3 में, ठीक है ना। ये ओजोन का निर्माण हो जाता है। जैसे अल्ट्रावायलेट ऑक्सीजन को ये ग्रहण करेगा तो ये क्या बना देगा, ओजोन बना देगा। तो ये एक प्रोसेस है इसकी, जो प्रकृति में ओजोन बनने ऑटोमेटिक बन रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर बन रहा है, ऊपर ही जो सतह है, ठीक है ना, समताप मंडल है, उसमें किस चीज का निर्माण हो रहा है, ओजोन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से एक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। और कैसे बनता है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसमें ओजोन बनाने की विधि, कि ओजोन को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि ओजोन बनाने की विधि कौन सी हो सकती है, यहाँ आएगा ओजोन बनाने की विधि। इसको विरेचन भी कहते हैं बेटा, है ना, विरेचन भी कहते हैं, या प्रिपरेशन मेथड कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, विरेचन विधि, ठीक है ना। तो यहाँ कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पर बनाने के लिए क्या कंडीशंस है, हमें क्या लेना पड़ेगा, शुद्ध ओजोन क्या होगा, इसकी पहले विशेषताएं जान लेते हैं। ओजोन क्या हो सकता है, यदि हम O3 को देखें, ओजोन एक तो शुद्ध, ठीक है ना, दूसरा होगा ठंडी, जो ठंडा हो सकता है, ठंडी, और पूर्णतः शुष्क, और पूर्णतः शुष्क। पूर्णतः शुष्क मतलब इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, है ना, नमी नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः क्या होनी चाहिए, शुष्क। ये तीन चार विशेषताएं हैं इसकी। एक तो क्या होगा, ठंडी होनी चाहिए, पूर्णतः शुष्क होनी चाहिए, और शुद्ध होनी चाहिए। कौन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये जो हमारे पास ये होगा, शुद्ध, ठंडी और पूर्णतः शुष्क, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, जब हम 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर, ठीक है ना, एक हमारे पास इतना टेम्परेचर होना चाहिए, और क्या लेंगे, ओजोनाइजर, ठीक है ना। एक जो इसका उपकरण है इसमें ओजोनाइजर, ओजोनाइजर। एक तो देखो बेटा, शुद्ध हमारे पास होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, पूर्णतः शुष्क होनी चाहिए।
और 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और ओजोनाइजर लेंगे हम, जिसमें इस अभिक्रिया को करवाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें ये तो होगा, लेकिन शांत क्या होगा, वैद्युत विसर्जन होगा। शांत वैद्युत विसर्जन का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? शांत वैद्युत विसर्जन, देखो ये जो हमारे पास क्या होगा, शांत वैद्युत विसर्जन होगा। इसमें जो है अभिक्रिया करवाई जाएगी। शांत वैद्युत विसर्जन का मतलब, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम क्या करते हैं कि कोई भी वैद्युत क्रिया करवाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, चिंगारियां निकलती है। तो हमें क्या नहीं करना है, चिंगारी वाला जो है विसर्जन नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जहां पर चिंगारी ना आए, यानी कि चिंगारी रहित ऐसा वैद्युत क्रिया करवानी जहां चिंगारियां नहीं होती होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का विसर्जन करवाएंगे, तो तब हमारे पास क्या बनेगा, ओजोन का निर्माण होगा। और किस प्रकार से हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, यहाँ पर क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल O2 लिया, ये ऑक्सीजन लिया, और ये डबल हेडेड एरो है। ये डबल हेडेड एरो क्या दिखाता है बेटा, ये दिखाता है कि ये अभिक्रिया आगे की तरफ भी हो सकती है और पीछे की तरफ भी हो सकती है। ये दिखाता है, ये इसको डबल हेडेड एरो, ठीक है ना। ये उत्तरी, देखो इससे कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन से हम ओजोन बना सकते हैं, और ओजोन से फिर क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं। देखो ऑक्सीजन से ओजोन और ओजोन से ऑक्सीजन, तो ये दिखाता है इस अभिक्रिया को, ठीक है ना। इसको कहते हैं डबल हेडेड एरो। और यहाँ पर लिखेंगे कि शांत, जो हमारे पास क्या होगा, शांत वैद्युत विसर्जन। इसमें क्या करवाएंगे, शांत वैद्युत विसर्जन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक होगा शांत वैद्युत विसर्जन होगा। देखो इस प्रकार से ये शांत वैद्युत विसर्जन क्रिया होगी। ये क्रिया क्या होगी, शांत वैद्युत विसर्जन होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है और ओजोन से फिर ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है ना। और एक ऐसी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय भी जानते हैं आप लोग। उत्क्रमणीय का मतलब जो आगे की तरफ भी जा सकती है और पीछे की तरफ भी आ सकती है, इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, एक कैसी अभिक्रिया बेटा, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बेटा, यानी कि जो क्या होगी, दोनों दिशा में होगी। एक ऐसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो दोनों डायरेक्शन में होती है, आगे भी होती है, अग्र अभिक्रिया भी होती है, पश्चिम अभिक्रिया होती है। दूसरा इसमें क्या होगा बेटा, जो अग्र अभिक्रिया है, क्या है, जो अग्र अभिक्रिया है, मान लीजिए जो हमारे पास क्या है, अग्र अभिक्रिया है, ये कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ? ऊष्मा का निकलना सर। सर जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो। हम्म, यहाँ पर हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलना, या डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव में हो। कहां पर नेगेटिव, किसमें, अभिक्रिया के दौरान। यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, माइनस क्या होगा, 142.7 किलो जूल पर मोल। और जब हम इसको अलग लिखेंगे बेटा, तो देखना ये प्लस में आएगी वैल्यू, ठीक है ना, 142। यदि हम अलग लिखते हैं, रिएक्शन के साथ लिखेंगे, तो इतनी जो है क्या होगी, माइनस में आएगी, किलो जूल मोल इनवर्स, इस प्रकार से, ठीक है ना। यदि हम रिएक्शन के साथ लिखेंगे तो इसकी अभिक्रिया कुछ और होगी, और इसके यदि हम क्या करते हैं, अलग से वैल्यू लिखते हैं, यदि यहाँ माइनस में तो ये प्लस में आएगा, और ये प्लस में होता है, यहाँ माइनस में होता है तो यहाँ प्लस में आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होगा। और इसका मतलब क्या होगा बेटा इसमें, कि जो शांत वैद्युत विसर्जन है,
ठीक है ना। ये क्या करता है कि जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है बेटा, है ना, ताप, ये काम करता है ताप स्थानिक वृद्धि को रोकना। ठीक है ना। यदि हम इसको शांत विसर्जन, वैद्युत विसर्जन कहें, तो शांत वैद्युत विसर्जन क्या काम करता है, जो इसका ताप स्थानिक वृद्धि है, ठीक है ना, ताप में क्या हो जाती, ताप में स्थानिक स्थानिक वृद्धि को, जो स्थानिक वृद्धि होगी, इसको रोकना होता है। ये ध्यान रखना है। जो शांत क्या होगा, जो शांत वैद्युत विसर्जन होगा, इसका जो मेन उद्देश्य होता है, ये होता है ताप स्थानिक वृद्धि को रोकना। ठीक है ना, इसको रोकना यानी कि एकदम सिर्फ टेम्परेचर बढ़े नहीं। ठीक है ना। और दूसरा इसमें प्रयोगशाला विधि क्या होगी। अब यहाँ पर यदि हम इसको प्रयोगशाला में देखेंगे, तो प्रयोगशाला में बहुत आसान बनाना होता है इसको। प्रयोगशाला में क्या बनाना, ओजोन का निर्माण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार पूछा भी जाता है कि प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा इसको, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा, प्रयोगशाला विधि कह सकते हैं। अब प्रयोगशाला में क्या होगा, जब हम प्रयोगशाला में लेंगे, तो प्रयोगशाला में थोड़ा सा यहाँ पर पहले हमें चित्र देखना पड़ेगा इसका, है ना। और ये है प्रयोगशाला में कौन सी, किस प्रकार की विधि मानी जाती है। दो प्रकार से होता है ना, दो विधियां होती हैं। एक होता है सीमेन ओजोनाइजर, इसको बोलते हैं सीमेन, सीमेन ये साइंटिस्ट का नाम है, सीमेन ओजोनाइजर, ओजोनाइजर, सीमेंस ओजोनाइजर। ठीक है ना। या कह सकते हम इसको ब्रॉडी ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर। ये साइंटिस्टों के नाम है, सीमेंस ओजोनाइजर और ब्रॉडी ओजोनाइजर। ठीक है ना। ये क्या है, दो प्रकार के ओजोनाइजर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सीमेंस ओजोनाइजर के रूप में यदि हम देखें, सीमेंस ओजोनाइजर इसके रूप में देखेंगे, तो ये सीमेंस ओजोनाइजर इस प्रकार से होता है कि जैसे हमने यहाँ से इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर लिया, और इसको हम थोड़ी सी यहाँ मोड़ लेते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, एक पाइप के टाइप का, पाइप के रूप में है इस प्रकार से, ये है बेटा, है ना। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर यदि देखेंगे, तो इनमें यहाँ पर एक टिन की पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, टिन की पतली परत। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, एक टिन की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसके ऊपर क्या करते हैं, ये टिन की पतली परत ऐसे करके लगती है। ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, टिन की पतली परत, ये ऐसी दिशाओं में यहाँ पर लगे रहते हैं, अपोजिट में। ये टिन की क्या है, पतली परत। यहाँ से ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है, यहाँ से मैंने बनाया नहीं, ये वाला क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन O2 यहाँ से प्रवाहित करेंगे, और यहाँ से क्या निकलेगा, O3 ओजोन निकलेगा। ठीक है ना। ये क्या होगा, ओजोनकृत ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी होगा साथ साथ में, इसमें ओजोन तो होगा ही, साथ साथ में ऑक्सीजन भी होगा। तो इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन। और इसको क्या किया जाता है, प्रेरण कुंडली के द्वारा, प्रेरण कुंडली के द्वारा इस प्रकार से यहाँ से जोड़ा जाता है ऐसे। ठीक है ना, ये प्रेरित कुंडली, यहाँ पर हम ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये लिखेंगे प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली, ये प्रेरण कुंडली होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से ये बना बेटा, इसका नाम है सीमेंस ओजोनाइजर। ठीक है। अब इसकी विधि कैसे है, किस प्रकार से हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, तो इसमें किस प्रकार से
हो सकता है। तो पहले यदि हम देखते हैं तो पहला कहता है कि ये कहता है कि ओजोनाइजर के एक सिरे पर क्या करते हैं, बंद कांच की दो अविकेंद्रित नलियों, जैसे दो अविकेंद्रित नलियां होंगी यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसमें दो अविकेंद्रित नलियां हैं और कैसे हो, बंद है। किस प्रकार से है, बंद है। देखो यदि हम इसमें देखें ये दो बंद नलियां हैं, एक तो ये वाली नली हो गई और एक ये वाली नली हो गई, एक ये वाली नली हो गई और एक ये वाली नली, दो क्या है, अविकेंद्रित बंद नलियां से बना होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर लाने के लिए क्या होता है, अंतः द्वार होता है। यहाँ पर जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो यहाँ से आएगा, इसको बोलते हैं अंतः द्वार भी कह सकते हैं इसको, है ना। जहां से क्या होगा, इनलेट, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, अंतः द्वार। ये है बेटा अंतः द्वार। अंतः द्वार से यहाँ से ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, अंदर लाया जाएगा, है ना। और जो ओजोन बन जाए, बनी हुई ओजोनकृत, और साथ साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। ओजोनकृत ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या होगा, ओजोन और ऑक्सीजन दोनों क्या होंगे, इसमें होंगे ओजोन, तो ओजोन है और प्लस इसके साथ ऑक्सीजन भी होगा। पूर्ण रूप से क्या नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा ये, क्या होगा बेटा, इसमें ऑक्सीजन, देखो यहां से निकलेगा ओजोन और ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलेगा, है ना। इसको बोलते हैं आउटलेट या बाह्य द्वार। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, इस जो नली है, ये जो हमारे पास नलियां हैं, इनकी सतह पर क्या किया जाता है, टिन की पतली परत चढ़ाई जाती है। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो हमने पतली परत इसमें चढ़ा रखी है, टिन की पतली परत है, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, ये करती, इनका जो काम है बेटा, ये जो टिन की परतें हैं ये काम करती हैं, जो हमारे पास उच्च वोल्टेज होता है, यहाँ पर जो इनका काम है ये करेंगे उच्च वोल्टेज की वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, उच्च जो वोल्टेज की वैद्युत धारा है गुजारने के लिए क्या करते हैं, गुजारने के लिए क्या करते हैं, के लिए एक प्रेरण कुंडली, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रेरण कुंडली, एक प्रेरण कुंडली के दो टर्मिनल, जो दो टर्मिनल से जुड़ी जाती है, से जुड़ी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उच्च वोल्टेज, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये टिन की जो फॉयल है ये इसलिए जोड़ी जाती है कि यहाँ से हमें यदि उच्च वोल्टेज वाला वैद्युत धारा गुजारने के लिए, ठीक है ना, यदि हमें बहुत वैद्युत धारा उच्च वोल्टेज वाली गुजारनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रेरण कुंडली लगा दें। क्या लगा दें, प्रेरण कुंडली। इसलिए क्या करते हैं, ये दोनों टिन की फॉयल इसमें लगा दी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद और भी बेटा इसमें, यहाँ पर मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि जो ऑक्सीजन होगा वो कैसे होना चाहिए, एक तो ठंडी होनी चाहिए, ऑक्सीजन कैसे होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, है ना। शुरुआत में बताया था जो इसमें ऑक्सीजन गुजारेंगे। दूसरा कैसे होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें वायु में नाइट्रोजन मिली हुई या अन्य गैसें मिली हुई, है ना। शुद्ध ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है ना। और शुद्ध और शुष्क भी होनी चाहिए ऑक्सीजन, कैसे होनी चाहिए, शुष्क भी ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसमें नमियां नहीं होनी चाहिए, है ना। और उसका क्या करते हैं, धीमा प्रभाव करते हैं, यानी कि धीमी गति से उसमें यहाँ से प्रवाहित किया जाता है, इस वाले द्वार से धीमी गति से हम उसको क्या करते हैं, प्रवाहित गुजारा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर इस विद्युत धारा के द्वारा क्या किया जाता है, स्फुटन करवाया जाता है, स्फुटन, यानी कि एक प्रकार का विद्युत विसर्जन किया जाता है, लेकिन कैसा वाला, शांत वाला, ठीक है ना, जिसमें चिंगारियां न निकले। चिंगारियां निकलेंगे तो दिक्कत आ सकती है ना। हम क्या करेंगे, आर्क जैसे दो तार को टकराएंगे, लेकिन इस प्रकार से टकराएंगे कि उसमें चिंगारियां न निकले, ठीक है ना। और ये कहता है कि यह जो है क्या होगा, ऑक्सीजन को धीमे धीमे क्या कर देता है, ओजोन में बदलने लग जाता है। यही जैसे जो चिंगारी रहित जो क्या होगा, वैद्युत
प्रस्फुटन होगा, है ना, या वैद्युत स्फुटन होगा, तो वो क्या कर देगा, इस ऑक्सीजन को किस में बदल देगा, ओजोन में बदलता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है ना? और इस विधि में जो प्राप्त होगा बेटा, ध्यान रखना, इस विधि से जो हमें प्राप्त होगा वो 6 से लेकर के 6 to 10% क्या होगा, ओजोन प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर केवल यदि 10% ओजोन है तो बाकी 90% क्या है इसमें, 90% तो ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है ना? यानी कि इसमें बहुत कम मात्रा क्या होती है, ओजोन की बनती है। अब क्या करना होगा, जब हमारे पास कम मात्रा बनेगी तो फिर इसका मतलब उनको छानना पड़ेगा। यहाँ से जो निकलेगा ओजोन प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, तो उसको शुद्ध अवस्था में लाने के लिए फिर क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है ना? शुद्धिकरण किस प्रकार से करेंगे मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से होगा। ठीक है ना? तो पहले हमारे पास ऑक्सीजन बन गया, ये प्रोसेस है बेटा इसकी। हम सिंपल क्या करेंगे, अंतःद्वार से यहाँ से ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे और धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और शुष्क ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिसको हम धीरे धीरे, यहाँ पर क्या होगा, उच्च वोल्टेज के लिए अपने वैद्युत धारा गुजारने के लिए क्या करते हैं, दो टर्मिनल से क्या करते हैं, एक प्रेरण कुंडली जोड़ देते हैं। किस लिए जोड़ते हैं, उस उच्च वैद्युत जो वोल्टेज वाली जो हमारे पास क्या है विद्युत धारा को गुजारने के लिए। ठीक है ना? यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे जब ऑक्सीजन डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, शांत विद्युत स्फुटन होगा। कैसे वाला, शांत वैद्युत स्फुटन। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, शांत वैद्युत स्फुटन यहाँ पर होगा। और जब ये शांत वैद्युत स्फुटन होगा तो उससे क्या होगा, ओजोन जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में परिवर्तित होगी। और वो कितनी मात्रा में हमें प्राप्त होगी, वो होगी 6 से लेकर के और 10%। ठीक है ना? और जो शेष होगा वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना? इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है, जब ये अभिक्रिया हम करवा रहे होंगे तो क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने हैं। ठीक है ना? पहले यदि हम इसमें देखेंगे तो सावधानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसकी सावधानी तब मैं बताता हूँ कि इसको अलग कैसे किया जाएगा। बन तो गया लेकिन अभी तो बहुत कम मात्रा में बना, उसको अलग कैसे किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसकी सावधानियां क्या क्या हो सकती है, जब ये हम क्रिया करवा रहे होंगे तो उस दौरान क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहला है, जो पहली सावधानी है, हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्णतः शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है ना? जो ऑक्सीजन होगी वो कैसे होनी चाहिए, शुद्ध, यहाँ पर हम कह सकते हैं शुद्ध, और कैसे होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। एक तो कैसे होनी चाहिए बेटा, शुद्ध होनी चाहिए, और दूसरा कैसे होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। ये पहली शर्त है इसकी, कि यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन का प्रयोग करें वो कैसी होगी, शुद्ध होगी, होनी चाहिए और शुष्क होनी चाहिए। दूसरा हम क्या करेंगे, जो ओजोनाइजर है, जो हमारे पास क्या है, ओजोनाइजर, ओजोनाइजर, तो ओजोनाइजर को देखेंगे बेटा, तो ओजोनाइजर क्या होगा, ओजोनाइजर भी पूर्ण रूप से शुष्क होना चाहिए, इसमें भी कोई नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तीसरा यदि हम देखेंगे, ओजोनाइजर क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। ऑक्सीजन कैसे, शुष्क और शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे, जब हम ऑक्सीजन को इस ओजोनाइजर से गुजारेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, इस इस जिस ताप पर हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन को गुजारेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई तापमान है ना, तो निश्चित रूप से क्या होगा, बहुत कम होना चाहिए, यानी कि उसको कितना होना चाहिए, तो कम ताप पर इसको गुजारना चाहिए। जो ऑक्सीजन होगा वो कम ताप पर इसको गुजारना चाहिए, यानी कि -273 पर, -273 केल्विन पर जो है क्या होना चाहिए, इसको इस पर गुजारना चाहिए। ठीक है ना? -273 तो जीरो होता है, पहले यदि हम देखेंगे तो सिंपल 273 क्या होता है, जीरो होता है, और उससे भी माइनस, यानी कि हम क्या करेंगे, माइनस में जो टेम्परेचर होगा वो इतना होना चाहिए। ठीक है ना? इतना कैल वहां तक गुजारना चाहिए इसको, है ना? और उसके बाद क्या होगा, जो चौथा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, शांत विसर्जन, यानी कि जो वैद्युत विसर्जन है उसमें चिनगारियां
नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई चिनगारियां नहीं निकलनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी। अब देखो इसमें हमने क्या किया कि जो ऑक्सीजन है, क्योंकि बना तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन O2 प्लस O3, इन दोनों का मिश्रण मिला, और ये 10% मान लो, ये 90% है। ये तो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, और यदि हम देखेंगे ओजोन तो बहुत कम मात्रा में है। तो इसको अलग कैसे किया जाएगा, यानी कि इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा। तो शुद्ध ओजोन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, और ये जो ओजोनकृत ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा बेटा, जो ओजोनकृत ऑक्सीजन है, जो क्या होगा, देखो द्रवित वायु द्वारा घिरी रहती है। जो हमारे पास क्या होगा, जो क्या होगी ओजोनकृत, यानी कि जो O3 प्लस O2, ये क्या होता है, किसके द्वारा घिरी रहती है, ये जो है, ये जो द्रवित अमोनिया, ये घिरी रहती है द्रवित वायु के द्वारा। देखो ये समझना है इसको, है ना। यहाँ पर जो ओजोनकृत ऑक्सीजन है, ये किसके द्वारा घिरी रहती है, द्रवित वायु के द्वारा, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होगा, जो ऑक्सीजन होगा बेटे, इसमें से जो ऑक्सीजन है, ये इसका जो क्वथनांक होता है, यानी कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो होता है 90 केल्विन। इसका क्या होगा, जो हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 90 केल्विन। और इसके सापेक्ष ओजोन का जो क्वथनांक होता है, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस ओजोन का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना है, 161.2 केल्विन। ये अप्रोक्सीमेट है लगभग। देखो अब हमें एक काम मिल गया, देखो हमें आसानी इसलिए हुई कि जो ये हमारे पास ओजोनकृत ऑक्सीजन थी, ये किससे घिरी हुई है, वायु से, द्रवित वायु से, ऐसे घिरी हुई। लेकिन जब हमने उसको चेक किया तो इसका जो ऑक्सीजन था उसका क्वथनांक 90 केल्विन था, और जो हमारे पास क्या है ओजोन है, उसका था 161.2 केल्विन, यानी कि इसका तापमान अधिक था, क्वथनांक अधिक था, क्वथनांक अधिक था, और इसका क्वथनांक क्या है, कम है। अब हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो बनी हुई द्रव ओजोन है, ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा रहती है। ठीक है ना, तो इससे हम प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक चाहे कोनिकल फ्लास्क ले लो, ठीक है ना, हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने, मान लीजिए, चलो मैंने गलत बनाया थोड़ा सा, ऐसे था कोनिकल फ्लास्क, है ना, ये कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, यहाँ कॉर्क लगा करके इसमें से एक नली प्रवाहित डालेंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, इस वाले जो ओजोनकृत ऑक्सीजन है उसको यहाँ ले लेंगे। ठीक है ना, और फिर इसका आसवन करवाएंगे। देखो आसवन करवाएंगे, फिर यहाँ ठंडे के लिए वो लगा देंगे, कंडेंसर लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। तो हमें कितना केल्विन तक इसे गर्म करना है, ये हम ज्यादा से ज्यादा 90 की जगह 95 केल्विन तक, ठीक है ना, इसको गर्म करेंगे। इसमें से क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ से निकल करके इस दूसरे बॉटल में आ जाएगा द्रवित रूप में, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा ओजोन। क्योंकि ओजोन जब तक ये 161 केल्विन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये यहाँ से भाप के रूप में उबलेगा नहीं। तो इसको हमें टेम्परेचर कितना रखना, लगभग 95 केल्विन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से परिवर्तित होता रहेगा, तो ये क्या होगा, बाकी ओजोन यहीं बचा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या कर सकते हैं, प्रभाजी आसन के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। प्रभाजी आसन का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है बेटा, है ना। प्रभाजी आसन का स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर को बहुत माने, इस पर यहाँ पर जो स्तंभ होता है वो इस प्रकार से बना रहता है, प्रभाजी आसन के लिए इस प्रकार से रहता है, ये है, फिर ये है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत काउंट करता है। यहाँ पर इस टाइप से बना होता है, ठीक है ना, ऐसे करके ये बना रहता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये जुड़ा हुआ रहता है, जैसे हमने चाहे कोनिकल फ्लास्क लिया, या जो भी हम फ्लास्क लेते हैं वो इस प्रकार से होता है। ये मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से,
है ना। इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ कॉर्क लगा हुआ रहता है इसमें, ठीक है ना, कॉर्क के अंदर इस टाइप से हम इसको फंसा के रखते हैं और ये नली ऐसे निकली। यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए सपोज 100 डिग्री होगा, तो यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसके बीच मान लीजिए कुछ ओजोन के कण यहाँ आ गए हों, तो या 60 यहाँ पर 90 या 95 मान लो, 91 मान लो, है ना। तो ये क्या होगा कि 100 डिग्री मान लीजिए कोई ओजोन के कण यहाँ तक आ गए, तो यहाँ ठंडे होकर के फिर वापस गिरते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, तो ये वापस आते रहते हैं। और यहाँ से इस टाइप से ये प्रभाजी आसवन का है ना, इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ओजोन का निर्माण कर लेंगे, तो ओजोन क्या होगा, हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। अब ओजोन के गुण देखो, इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया, ध्यान रखना ये ओजोन वाला पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ओजोन के गुण, ठीक है ना, ओजोन के गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम ओजोन के गुण को देखेंगे तो ओजोन के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। इसकी देखेंगे बेटा, तो ये कैसे होती है, पीली और नीली गैस होती है, कैसे होती है, पीली नीली, पीली डैश नीली गैस होती है, पीले और नीले रंग की, है ना, ये गैस होती है ओजोन। और ये कैसे होती है, तीक्ष्ण गंध वाली, तीखी गंध होती है इसकी, कैसी गंध होती, तीखी गंध, ओजोन की कैसे होती, तीखी गंध वाली होती है ना। और यदि हम देखें इसमें, ये कहता है कि जो हमारे पास क्या होगा, इसका यदि हम इसको संघनित अवस्था में देखेंगे तो ये नीला द्रव होता है। संघनित अवस्था का मतलब जब इसे द्रव अवस्था, द्रवित अवस्था में लाएंगे तो ये कैसे रंग का हो जाएगा, नीला द्रव होगा। संघनित अवस्था में क्या होगा, नीला द्रव। इसका जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना है, ये हमने पढ़ा था 161.2 केल्विन होता है, ठीक है ना। और जब इसे ठंडा किया जाता है तो ये बैंगनी रंग के अलग अलग रंग दिखाता है ना, कई रंग आते हैं इसके। और इसका जो घनत्व होता है बेटा, वाष्प घनत्व, ओजोन का जो क्या होगा, वाष्प घनत्व होगा, वह होता है 24, ठीक है ना। और ये इस प्रकार होगा, ये ओजोन है ना। और तीसरा उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये जल से क्या होती है, हल्की होती है, जल में सॉरी, यदि हम जल में देखेंगे तो जल में ये क्या होगी, कम विलेय होती है, हल्की विलेय होती है ना, कम विलेय होती है। यहाँ पर जो जल है तो जल में क्या होगी, कम विलेय, क्या होती है, कम विलेय होती है जल, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें जैसे तारपीन का तेल हो गया, कौन सा हो गया, तारपीन का तेल हो गया, है ना, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना। और जो हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, कोई जानता है, एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, कोई जानता है इसके बारे में। इसको बेटा यदि हम खुला छोड़ देंगे ना तो ये जम जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। यदि खुला छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद वो जमने लग जाएगा, जैसे बर्फ जैसे लगे, है ना, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर देख लो, ये इनमें क्या हो सकता है, ये घुल जाती है इनमें, जैसे तारपीन का तेल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया, इनमें घुल जाती है, ठीक है नहीं गैस। अब दिखाएंगे हम आपको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमारे पास है लैब में, है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और प्लेन एसिटिक एसिड। तो यदि हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड को देखेंगे तो ये क्या होगा, इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, खुला रखने पर जम जाता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से इसके गुण होंगे। अब रासायनिक गुण में क्या हो सकता है, यदि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, रासायनिक गुण देखें, तो रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं, रासायनिक गुण थोड़ी सी डिफरेंट है इसके, है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये अलग थोड़ी सी डिफरेंट है रासायनिक गुण।
तो रासायनिक गुणों में यदि हम देखें जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले ये उदासीन लक्षण को दिखाता है। क्या होगा? उदासीन लक्षण होंगे। उदासीन लक्षण का मतलब क्या हुआ? ये ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ना अम्ल जैसे व्यवहार दिखाता है, ना क्षार जैसे व्यवहार दिखाता है ना। इसका पता कैसे लगेगा? लिटमस पेपर लेंगे, है ना। लिटमस पेपर कोई रंग नहीं बदलता है। दूसरा यदि देखेंगे, अपघटन है बेटा, तो अपघटन किस प्रकार से करोगे? यदि हम अपघटन को देखेंगे तो क्या होगा? ये स्थायी नहीं होता बेटा, है ना। कमरे के ताप पर क्या होगा? ओजोन धीरे धीरे क्या हो सकता है? अपघटित हो जाता है। ठीक है ना, ये मतलब ये स्थायी नहीं होता और कमरे के ताप पर भी क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है इसका। ठीक है ना। जैसे यदि देखें रूम टेम्परेचर पर भी, तो यदि ये इस प्रकार से अपघटित भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल O3 लिया, ठीक है ना। और यदि हम क्या करें, इसको 470 केल्विन लेंगे और उत्प्रेरक लेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? ये ऑक्सीजन में बदल जाता है। और इसे चाहिए डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा? -142 किलो जूल। ठीक है ना। इतने में क्या होगा? ऊष्मा छिपी प्रकृति होती है ना। तो ये तुरंत जो है किस में बदल जाएगा? ये ऑक्सीजन में बदल सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम मैग्नीज ऑक्साइड ले सकते हैं, MnO2 ले सकते हैं, तो इसके द्वारा ये क्या किस में बदल जाएगा? ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। ऑक्सीकारक लक्षण देखो बेटा, ये ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक, मैंने कई दिनों से बता रहा हूं। ऑक्सीकारक लक्षण, ऑक्सीकारक लक्षण का मतलब होता है ये दूसरे का ऑक्सीकरण, अपना थोड़ी, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, है ना। तो ऑक्सीकारक लक्षण क्या होता है कि ये देखो, जैसे ओजोन है, तो ये अक्सर क्या कर देता है? O2 और प्लस ऑक्सीजन। देखो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, जो नवजात ऑक्सीजन है, ये दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण कर देगा। यानी कि क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया, दूसरे का जो ऑक्सीकरण करेगा। तो वो दूसरे का ऑक्सीकरण किसके कारण करता है? इस ऑक्सीजन के कारण करता है। अब जैसे सपोज हमने लिया, जैसे देखो ये ऑक्सीजन इस प्रकार से बना और पीबीएस है, माना ये है पीबीएस। पीबीएस क्या होता है बेटा? लेड इसका, सल्फाइड सर। हाँ, लेड सल्फाइड, और इसको बोलते हैं दूसरा गैलेन है गैलेन। वो। हाँ, गैलेन। ठीक है ना। इसमें देखो बेटा, 4 ऑक्सीजन जैसे आएंगे, ये वाले ऑक्सीजन, ये वाले नवजात ऑक्सीजन, इसको 4 ऑक्सीजन, है ना। तो ये किस में बदल जाता है? ये बन जाता है PbSO4। देखो, लेड सल्फेट बना दिया। इसकी अभिक्रिया जो होगी, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? यहाँ पर तो ये ऑक्सीजन हमने दिखा दिया कि ये ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो कैसे होगी कि PbS हुआ और प्लस इसने क्या किया? 4 मॉलिक्यूल ओजोन के साथ अभिक्रिया की, O3 के साथ, और इसने क्या बना दिया? ये बना दिया PbSO4, लेड सल्फेट। ध्यान रखना, लेड सल्फेट और प्लस क्या बना? 4 मॉलिक्यूल O2, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है ना। जो अभिक्रिया यहाँ हो रही थी उसको हमने एक साथ लिख ली। इस प्रकार से ऑक्सीकरण कर देता है। अन्य धातुओं को भी करता है, जैसे और धातुएं भी। ठीक है ना। अन्य धातुओं में देखो, यहाँ पर हम ले सकते हैं अन्य सल्फाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं कैडमियम सल्फाइड, तो CDS का मतलब हो गया कैडमियम सल्फाइड, और इसमें क्या लेंगे? 4 मॉलिक्यूल O3। ठीक है ना। और ये क्या बना देगा फिर? ये बना देगा कैडमियम सल्फेट। ये सल्फाइड है, ये है सल्फाइड। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैडमियम इसका नाम है, कैडमियम, कैडमियम, ये कैडमियम सल्फाइड हो गया। और इसका नाम क्या होगा? कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट। ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, सल्फाइड, सॉरी सॉरी, सल्फाइड। ये क्या होगा बेटा? सल्फाइड, सल्फाइड ही तो लिखा मैंने भाई। ठीक है ना, सल्फाइड है। ठीक है ना। और इसको कहेंगे सल्फेट। ठीक लिखा हुआ था मैंने, गलत, फिर दोबारा ठीक है ना। सल्फाइट अलग होता है, ई ट अलग होता है, ये ड है बेटा, है ना।
सल्फाइड, तो ये कैडमियम सल्फाइड। ऐसे क्या होगा, जिंक सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एस्क था, ZnS को क्या बोलते हैं बेटा, किसी को मालूम है ZnS का नाम क्या था? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, गुड, ठीक है ना, ZnS क्या हो गया, जिंक ब्लेंड। ऐसे ही याद रखना बस, और यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और प्लस 4 मॉलिक्यूल O2 निकल जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ पर देखो मैग्नीज है, मैग्नीज सल्फाइड है ना, और इसके भी हम क्या कर सकते हैं, 4O2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, और ये क्या बना देगा, मैग्नीज सल्फेट बना देगा। ये सारे के सारे सल्फेट बना दिए, ठीक है ना, और 4O2। इस प्रकार से ओजोन क्या है, एक ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट और भी हो सकता है अन्य धातुओं के साथ जो और होंगे, देखो बेटा उसके बाद है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। यदि हम इसको देखेंगे तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया है इसकी, ये दूसरी अभिक्रिया है, ओजोन जो हमारे पास O3 है, ओजोन हैलोजन अम्लों को जो है उनकी क्या करता है, हैलोजनों में ऑक्सीडेट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो हम लिखते हैं ओजोन की हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल क्या होते होंगे बेटा, सर HCl। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर हैलोजन लिखा हुआ है, एक तो हमें पता है हैलोजन, हैलोजन तो सारे पता है, सबको पता है हैलोजन कौन कौन से होते हैं बेटा, हैलोजन ग्रुप के नाम बताओ, कौन बताएगा, चल हाँ चल बता बेटा, हैलोजन को, हैलोजन परिवार के नाम बता, हैलोजन परिवार के नाम बताओ बेटा। आंचल को आवाज आ रही, हाँ बताओ तो बेटा, हैलोजन अम्ल पता है कौन कौन से, हैलोजन कौन कौन से होता है, हैलोजन ग्रुप के नाम, ये बहुत जरूरी है, हैलोजन ग्रुप का नाम बताना। हमने बताया था आपको नाइट्रोजन अलग होते हैं, है ना, नाइट्रोजन अलग होते हैं, चैल्कोजन अलग होते हैं, हैलोजन अलग होते हैं, नोबल गैसेस अलग होते हैं, तो हैलोजन कौन से, आशीष कुमार, सर क्लोरीन आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन केवल, देखो बेटा जो हैलोजन ग्रुप है, फिर बता रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है ना, ये है हैलोजन परिवार। और इनके अम्ल बनाने, तो अम्ल कैसे बन जाएंगे, यदि हम देखेंगे तो HCl इसका अम्ल है, ये हैलोजन अम्ल है, HBr ये हैलोजन अम्ल है, HI ये क्या है, हैलोजन अम्ल है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये हैलोजन, हैलोजन के द्वारा बने हुए अम्ल है। अब देखो हमने क्या करना है, ओजोन की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करवानी है। ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ हैलोजन अम्ल, तो हमें हमारे लिए समस्या हो जाती है कि हैलोजन अम्ल क्या हो, तो हैलोजन हमें पता है, तो बाकी चीजें आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखें बेटा इसमें, तो पहले हमारे पास इसमें इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखो किस प्रकार से होगा। मान लीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल HCl लिए, और इस पर हम क्या करवाते हैं, O3 की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये ऑक्सीकारक है, ये एक ऑक्सीजन देगा यहाँ से, तो एक ऑक्सीजन देने से क्या होगा, यहाँ जो 2H है बेटा, ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 2H है ना, देखो 2H इसने H2O बना दिया, यहाँ क्या होगा, ये दो Cl हैं, इसलिए क्या होगा, Cl2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और प्लस ये जो ऑक्सीजन जो क्या बचा है, ये O3 में से जो O2 बचा, ये बाहर निकल जाएगा, H2O, Cl2 और O2 निकल जाता है, देखो तीनों चीजें निकल, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या हो सकता है, जैसे हम 2HBr लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं, और उसमें O3 की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन आएगा, ये 2H के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये बना देगा H2O, यहाँ क्या बच जाएगा, Br2, ये ब्रोमीन गैस के रूप में निकल जाएगा, और साथ साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रही है अभिक्रियाएं, ठीक है ना।
ऐसे 2HI के साथ भी है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड है, यहाँ O3 होगा। अब पता लग गया O3 कैसे होगा, O3 इस रूप में टूट रहा है O2 प्लस O। तो ये ऑक्सीजन क्या कर दे रहा है, ये देखो ये ऑक्सीजन जा करके इस 2H से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना दे रहा है, H2O बना दे रहा है। और जो आयोडीन है वो क्या होगा, I2 के रूप में गैस के रूप में बनेगी और ऑक्सीजन भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, किसको, इसका ऑक्सीकरण कर देता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें ओजोन, कुछ अन्य जो फेरस लवण है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फेरस लवण से अभिक्रिया, फेरस लवण। तो फेरस लवण समझ रहे होंगे आप लोग, ओजोन की जो हम फेरस लवण के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो फेरस लवण समझ रहे हैं बेटा, फेरस, अब बिल्कुल तुरंत आ जाना चाहिए, अब तो काफी दिन हो गए। फेरस लवण का मतलब, FeSO4 बिल्कुल, यहाँ पर फेरस का मतलब होगा जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। फेरिक कब होगा, तो यहाँ पर जो फेरस लवण है ये क्या करेगा, को कन्वर्ट करेगा फेरिक लवण। ये बात समझ में आई, फेरस का मतलब हुआ जिसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, उसको 3 पॉजिटिव वाले में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, ये ओजोन करेगा। देखो यहां पर जैसे हमने लिया 2 मॉलिक्यूल लिए फेरस सल्फेट FeSO4 और इस पर हमने करवाया H2SO4, इसका नाम क्या है बेटा, H2SO4 का नाम क्या है, आशीष कुमार, दिव्यांशु बता बेटा, H2SO4 का नाम क्या है, दिव्यांशु। देखो बेटा ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी, सल्फाइड एसिड सर, है सल्फाइड एसिड। सल्फाइड एसिड नहीं बेटा, चलो कुछ तो बताया तुमने, बहुत बढ़िया, चलो कोशिश तो की है ना। अब याद रखना है इसको, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तो हमने डाइल्यूट भी किया था और ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी था, एक्सोथर्मिक, बहुत खतरनाक ढंग से इससे रिएक्शन हुई, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें सीखना भी है, देखो इसलिए हमने थोड़ा प्रयोग भी किया कि कुछ सीखे हम इससे, है ना। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। मैं इसलिए सोच रहा था कि कुछ लोग इसको सल्फेट ना बोल दें, ठीक है ना, जैसे फेरस सल्फेट है, जैसे इसको हाइड्रोजन सल्फेट ना बोल दें, ठीक है ना, लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फेरस सल्फेट की हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई और साथ साथ इसमें क्या होगा, ओजोन, यानी कि ओजोन भी आएगा, O3 भी आएगा। तो ये तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं, ये बना देगा, यहाँ पर Fe होगा और Fe2 रहेगा और SO4 क्या होगा, SO4 की होल थ्राइस। देखो बेटा इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट कैसे हुआ, इसकी 3 संयोजकता वाला है, ये 3 संयोजकता। देखो हमें कैसे पता लगेगा, देखो हमें यह ध्यान रखना है कि SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, इससे पता लग रहा है। देखो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो सेम इस पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखो 3 सल्फेट आयन है, 3 सल्फेट आयन पे क्या होगा, 2 माइनस के गुणा गया 3, यानी कि 6 माइनस हो जाएंगे। ये तो हुआ, ये जो सल्फेट आयन है इस पे 1 पर 2 है तो 3 पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 माइनस चार्ज हुए। लेकिन यहाँ देखो ये Fe है, Fe कितने हैं, 2 है, तो 2 पे ये 6 चार्ज को बांटेंगे तो 2 पे क्या हो जाएगा, 1 पर कितने आएंगे, एक इससे 3, 3 नेगेटिव इसके, इससे 3 नेगेटिव इसके साथ 3 नेगेटिव का मतलब हो गया इस पर क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो जब 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उस समय वो फेरिक कहलाएगा, जब 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फेरस होगा और जब 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फेरिस। तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, हमें इससे पता लग रहा है इसका नाम सल्फेट है और हमें पता है 3 पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया तो 3 पॉजिटिव फेरिक सल्फेट, और यहाँ पर हमने इसका नाम तो सल्फेट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस हो जाएगा। तो हमें इस आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। तो एक तो बन गया बेटा इसमें
फेरिक सल्फेट। दूसरा क्या बना इसमें, दूसरा इसमें H2O बना। देखो H2O, ये H2 था, ठीक है ना, इसने इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना दिया, H2O बना दिया। और यदि ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये H2O नहीं बन पाएगा। देखो इसने ऑक्सीजन यहाँ से लिया और ये ऑक्सीकरण करता है तो इसने H2O बना दिया, फिर यहाँ बचा O2, तो ये O2 के रूप में बाहर आ गया। इस प्रकार से ये क्या करता है कि जो हमारे पास फेरस है उसको फेरिक में बदल देता है। इसके बाद और भी है बेटा, और अभिक्रियाएं भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट होता है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है ना, इसको क्या कर देता है पोटेशियम मैग्नेट, उसको पोटेशियम पर मैग्नेट में बदल देता है। दो चीजें हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए फॉर्मूले के रूप में हमने लेना है पोटेशियम मैग्नेट। क्या लेना है, पोटेशियम मैग्नेट। कोई बता सकता है बेटा पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला? K2MnO4। बिल्कुल K2MnO4, ये बेटा इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है ना, इसको मैग्नेट के फॉर्म में बोलेंगे। यदि हम इसको सीधे KMnO4 बोलेंगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करवाएंगे, O2 ओजोन लेंगे, ये ओजोन है, और साथ साथ लेंगे H2O वाटर मॉलिक्यूल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो बेटे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से यदि इसको देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और साथ साथ में क्या होगा, टू मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा और इसमें क्या बचेगा, ऑक्सीजन। देखो ये है पोटेशियम पर मैग्नेट और ये है पोटेशियम मैग्नेट। तो ये दोनों चीजों को याद रखना आपको, एक पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रियाओं को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आज हम